Hey everyone, welcome in CLAT Point. Let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, CLAT PG, NLSET एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं एंड शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। आगे बढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा हमारे कोर्सेज के बारे में जान लीजिए। क्लैट यूजी 2023 के लिए हमारा विजेता बैच जो है क्रैश कोर्स हमारा शुरू हो चुका है। आप चाहें तो इसकी जानकारी ले सकते हैं, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ पे डेमो क्लास देख सकते हैं। क्लैट पीजी 2023 के लिए अचीवर्स बैच हमारा क्रैश कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है। एनएलएसएट 2023 के लिए हमारा ब्रह्मास्त्र बैच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। DULLB के लिए भी हमारा बैचेस चल रहे हैं 2023 के लिए, जिनको इनरोल करना है कर सकते हैं। आप चाहें तो क्लैट, एलेट, क्लैट पीजी, एनएलएसएट, DULLB के मॉक टेस्ट हमसे ले सकते हैं। सभी के लिए आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं आप उसमें जाके वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। क्लैट पॉइंट से आप मैजिक बॉक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस मैजिक बॉक्स के अंदर आपको 7 बुक्स मिलेगा, प्लस आपको 50 के आसपास जो है क्लैट यूजी के मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं एंड आज के हमारे सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखिए एडिटोरियल हमें क्या क्या डिस्कस करना है। एक यहाँ पे होम एंड अब्रॉड करके एक आर्टिकल आया हुआ है, जयशंकर जी की स्पीच से रिलेटेड यह आर्टिकल है, इसको अच्छे से देखा जाएगा। इसके बाद पिचिंग इंडिया एज ए सिग्नेचर डेस्टिनेशन, कुछ खास आर्टिकल नहीं है। पुटिंग पावर बैक इन द हैंड्स ऑफ पीपल, देखो इस तरीके के आर्टिकल्स ना आप इंग्लिश इंप्रूव के लिए पढ़ सकते हो कि पैसेज का रीडिंग एंड ऑल, अगर वो वाला पर्सपेक्टिव है तो आप पढ़िए। बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ना ये वाले जो एडिटोरियल है जिनको मैं स्किप कर रहा हूँ वो काम के नहीं होते हैं। इसके बाद एक यहाँ पे SEO से रिलेटेड आर्टिकल आया है, थोड़ा बहुत कुछ नए पॉइंट्स हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे एंड दिस इज इट। यहाँ पे एक विराट कोहली से रिलेटेड आर्टिकल है, तो 2 आर्टिकल्स जो हैं एडिटोरियल वाले पेज से हमें उठाने हैं। बाकी न्यूज़ में भी काफ़ी कुछ अच्छा निकला है तो वो भी डिस्कस किया जाएगा। एक टर्निंग इनवर्ड जो है ये जापान से रिलेटेड आर्टिकल है, वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ नहीं है, टर्निंग इनवर्ड नहीं है, वो टेक्स्ट वाले पेज पे, तो वहाँ से उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला आर्टिकल आया है होम एंड अब्रॉड। बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर जयशंकर जी की जो स्पीच रही है अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उससे रिलेटेड है, और जो जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं उसको समझ के डिकोड करने की कोशिश करी जाएगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जब इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, तो इन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे चिंता व्यक्त करी है, जिसमें कि इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ बोली है कि इंडिया का अभी जो है कुछ समय से इंडिया भी प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है। जो मेन कारण है वॉर इन यूक्रेन, कोविड-19 पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज एंड टेररिज्म। हमने डायरेक्टली टेररिज्म के लिए पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, हम हर बार टेररिज्म को ही बोलते हैं। वहीं अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो बार बार जो है वो इंडिया के बारे में ही बात करते हैं, वो डायरेक्टली इंडिया के बारे में बोलते हैं। लेकिन हम, आप पहले भी उठा के देखिएगा, 2-3 साल में इंडिया जो है टेररिज्म की बात करता है, वो डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम नहीं लेता है। इसके बाद भारत ने जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में सच कुछ कहानी, जो LAC पे इंडिया एंड चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। राइटर तो इस आर्टिकल में इन चीज़ों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट इंडिया का अपना इस पर नरेटिव रहा होगा इसलिए नहीं किया है। और हमने ऑल दो चाइना को क्रिटिसाइज़ किया है इस चीज़ के लिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो टेररिस्ट डेजिग्नेशन अभी करनी थी उसमें चाइना ने अपने वीटो पावर का यूज़ करके उस बंदे को टेररिस्ट नहीं बनने दिया। नाम बताइए उसका, मीर करके है ना, हाँ। तो वो वाली बात इंडिया ने यहाँ पे उठाई है। इसके बाद अब पूरे वर्ल्ड की ना भारत पे नज़र काफ़ी ज़्यादा थी। क्यों थी? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब SCO की मीट हुई थी तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिले थे। वहाँ पे हमने ये कहा था कि भाई दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर। तो रशिया ने भी इस पर आपको यही जवाब दिया था कि हम इंडिया के कंसर्न समझ रहे हैं। इसका मतलब बेसिकली ये था कि मोदी जी ये कहना चाह रहे थे कि अभी वॉर का समय नहीं है, इसको सॉर्ट आउट करो। तो रशिया ने भी समझा कि हाँ भाई इंडिया ऐसा क्यों कह रहा है, इंडिया के कंसर्न उनको समझ में आ रहे हैं। तो अब उसके बाद इंडिया का अब अगला स्टेटमेंट क्या आएगा, ये सब लोग बहुत सुनने के लिए बेताब थे। तो भाई जयशंकर जी ने जो स्टेटमेंट वहाँ पे रखी है वो ये रखी है, इंडिया स्टैंड्स ऑन द साइड ऑफ पीस, रेस्पेक्ट फॉर द यूनाइटेड नेशन चार्टर, dialogue and diplomacy, and with all those now grappling with escalating cost of food, of fuel and fertilizers। बेसिकली इसका मतलब ये था कि देखिए इंडिया ने जो है ना रशिया को भी कहा कि हाँ भाई आप भी सॉर्ट आउट करिए चीज़ें, लेकिन साथ ही साथ US एंड EU को भी हमने क्वेश्चन किया है कि आपने जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं या फिर और भी जो आप सैंक्शंस कर रहे हैं
उसके वजह से पूरे वर्ल्ड में जो है प्राइजेस बढ़ रहे हैं, फ्यूल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, चीज़ों के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो आप उसको भी मत करिए। तो इंडिया ने यहाँ पे इस तरीके की स्टेटमेंट जो है वो दी है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की हम पहले की स्थिति देखें तो पुतिन जी ने तो अपनी स्पीच में बहुत ही साफ साफ शब्दों में एक बात कही कि भैया रशिया जो है वो ऑल वेपन्स का यूज़ कर सकता है। ऑल वेपन्स में फिर आपके न्यूक्लियर ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाते हैं। वहीं यूक्रेन की आप सुने तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी अलग लेवल पे चल रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि भैया हम तो है वॉर को एंड नहीं करेंगे, हम जब तक हमारे पास सांस है हम तब तक लड़ते रहेंगे, और रशिया पे आप सेंक्शन लगाइए, रशिया पे पनिश करिए और हमें सप्लाई करते रहिए हथियार। तो ये यूक्रेन की एक जो इस पे एक जो इनका वो चला आ रहा है वही अभी भी ये मान के बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जयशंकर जी ने जो भारत ने अपने प्लेजेस लिए थे 75th इंडिपेंडेंस डे की एनिवर्सरी के दौरान, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो 5 प्लेजेस बोले थे उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करी है। ये भी बोला कि इंडिया जो है इट विल बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, वी आर ट्राइंग टू मेक इंडिया एज अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, और इस तरीके की बातें जो है वो कही गई। साथ ही साथ रिफॉर्म करने की बात कही गई, यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल जो उसको एक्सपेंड करने की बात कही गई, जैसे जो 5 पावर्स है ना वीटो वाली उसको एक्सपेंड करने की बात करी गई। हमने ये सब चीज़ें जानी है कि G4 कंट्रीज़ क्या था, वो यही चाह रहे थे, इसमें इंडिया भी हमारा एक था। तो हम भी चाहते हैं कि हमें वीटो पावर मिले, क्योंकि जो वीटो पावर है इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है। चाइना इसको अपने इंटरेस्ट में यूज़ कर रहा है। अब देखो चाइना का इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था, चाइना खुद तो मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर जो उनके यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन करता है, और पाकिस्तान जो है फिर वो ज़बरदस्ती जो है इंडिया में ये हर समय मुद्दा उठाता रहता है, या कश्मीर का मुद्दा उठाता है। चाइना पाकिस्तान को पंप करता है कश्मीर का मुद्दा उठाओ। अब चाइना का इसमें पर्पस कैसे सर्व होता है पाकिस्तान की मदद करने से, कि जो वर्ल्ड की इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उसमें पाकिस्तान जो है चाइना की वाहवाही करवाता है, जबकि खुद चाइना क्या कर रहा है सबको पता है। और इससे क्या होता है, चाइना जो पाकिस्तान को फेवर कैसे देता है, वो यूएन में देता है वीटो पावर का यूज़ कर करके। तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। एक टेक्स्ट वाले पेज में आर्टिकल, सॉरी ये तो एडिटोरियल का ही पेज है, समर कांट अ मिनिएचर ऑफ एन एमर्जिंग वर्ल्ड। तो ये क्या आर्टिकल था, देखो इस आर्टिकल को मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया गया है अभी हमारी गवर्नमेंट को काफ़ी सारे एंगलों पे। जैसे कि एससीओ में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए, ठीक है, एससीओ में गया। एससीओ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ईरान। ईरान इज़ द लेटेस्ट कंट्री। इससे पहले इंडिया एंड पाकिस्तान 2017 में जोड़े गए थे। तो अभी भारत को यहाँ पे क्रिटिसाइज राइटर जो है वो इस पॉइंट के लिए कर रहे हैं कि भाई देखो, आप गए, आपने वहाँ पे चाइना से डायरेक्टली कोई वार्तालाप नहीं करी, आपने चाइना को क्वेश्चन नहीं किया, आपने चाइना को एलएसी के पास जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया। इसकी वजह से चाइना को लग रहा होगा कि भाई सब ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटरनेशनल लेवल पे चाइना को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हो वहाँ पे। दूसरा ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से वहाँ पे गए, आपने पाकिस्तान को भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया, पाकिस्तान को भी कुछ नहीं बोला, आपने ओपनली नहीं बोला। ऐसा ये राइटर का इसमें आर्टिकल में आया हुआ है। तो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव समझा रहा हूँ, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा इनका जो पर्सपेक्टिव समझते हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि आपने वहाँ पे रशिया को जाके बोला है कि भाई एंड मतलब दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर। तो वो आपको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आप मतलब किसी कंट्री को सजेस्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कल को उसका कुछ रिपरकशन हो जाए। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे इन्होंने कही हैं इस आर्टिकल के अंदर। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो एससीओ की मीट हुई थी उसके बाद हमने एक डिटेल में आर्टिकल डिस्कस किया है, वो ऑलरेडी आपको पता है। मैंने वैसे भी आप लोगों के लिए 6 आवर्स की वीडियो निकाल दी है करंट अफेयर्स की फॉर क्लैट यूजी एंड एनालिस्ट स्टूडेंट्स। आप लोग उसको देखिए, पढ़िए, काफ़ी सारे आर्टिकल्स वहाँ पे कवर होंगे। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो बता दिया है वो बिल्कुल ये है कि बस वही आना है, पर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इवन जो आप आगे फ्यूचर में देखते हैं ना, कोचिंग लिस्ट निकालती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो वो सारे आर्टिकल्स वहाँ पे उन लिस्ट में होंगे। तो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपके पास एक अच्छा खासा एक वीडियो के फॉर्म में चीज़ें आ चुकी हैं। इसके अलावा अपने एंड से जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहना, ठीक है। वाई हैज़ द स्टेट फ्यूनरल फॉर शिंजो आबे डिवाइडेड जापान। अभी देखो जापान में क्या चल रहा है, मोदी जी निकल चुके हैं जापान में फ्यूनरल अटेंड करने के लिए, लेकिन जापान में एक अलग मसला चल रहा है। वो क्या है मैं समझाता हूँ आपको। देखो जापान के अंदर ना अभी क्या हुआ है, जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं फ्यूमियो किशिदा, ये जो बिलोंग करते हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। शिंजो आबे जी भी इसी पार्टी से बिलोंग करते थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। पार्टी का नाम यही था उनका भी, इन्हीं की तो ही बंदे थे वो, तो इसीलिए। तो हुआ क्या
कि शिंजो आबे जी जो हैं अब उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद जो है उनके लिए फ्यूनरल स्थापित किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। अब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट के द्वारा शिंजो आबे जी के लिए जो फ्यूनरल किया जा रहा है उसमें टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हो रहा है। तो करीबन 1.8 मिलियन का बजट था, जिसको बाद में रिवाइज करके $12 मिलियन का कर दिया गया। टैक्स पेयर पहले तो ये गुस्सा हो रहे हैं कि भैया टैक्स पेयर के पैसों से आप इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हो। दूसरा, जो टैक्स पेयर गुस्सा हो रहे हैं ना, वो कारण ये बताया जा रहा है कि शिंजो आबे जी का कहीं ना कहीं लिंक था यूनिफिकेशन चर्च से। अब ये यूनिफिकेशन चर्च क्या है? देखो, यूनिफिकेशन चर्च जो है ना वो 1954 में सुन मेंग मुन के द्वारा फाउंड किया गया था, हु वॉज एन एंटी कम्युनिस्ट एंड सेल्फ डिक्लेयर्ड मसीहा, ठीक है, और जिसको फैमिली फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस एंड यूनिफिकेशन भी कहते हैं। तो हुआ क्या कि ये जो चर्च है ना काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता था। ये चर्च का ऐसा कहना था कि यार आपके जो एंसेस्टर्स ने पाप किए हैं ना उसके लिए आप पैसे डोनेट करो, आप हमें डोनेट करो। और इसके अलावा ये बोलते थे कि लव एंड मैरिज इज़ द ओनली थिंग जिसके लिए गॉड ने हम सबको बनाया है। मतलब कुछ तरीके के इनके अपने अपने कल्ट होते थे जो एक लार्ज संख्या के ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते थे। पर आज के डेट में जापान के अंदर काफ़ी सारे इनके भी फॉलोअर्स हैं, काफ़ी सारे लोग इनको यूनिफिकेशन चर्च को फॉलो करते हैं। ऐसा अभी एक लिंक निकला है कि आबे जी के जो ग्रैंडफादर थे नोबुस्के किशी, उन्होंने इस चर्च को अपनी पॉलिटिकल यूनिट फाउंड करने के लिए टोक्यो में 1968 में मदद करी थी। आप ये वहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पूरा इसको डाक किया हुआ है। अब ये भी बताया जा रहा है कि जो आबे जी की पार्टी के बंदे थे उनमें से बहुत सारे लोगों का लिंक है इस चर्च के साथ, और ये चर्च जो है उनको पॉलिटिकल माइलेज में हेल्प करता है, वोटर्स को कन्विंस करने में, वोटर को इनकी तरफ मोड़ने में हेल्प करता है। इसके वजह से अभी काफ़ी ज़्यादा मैसिव लेवल पे इनकी सरकार के अगेंस्ट में लोगों के मन में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वो आ गया, अगेंस्ट में चले गए हैं। तो ये यहाँ पे एक मसला है जिसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। अब करीबन 700 फॉरेन गेस्ट जो है जापान में आने वाले हैं, और मैक्सिमम स्किल सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग हैज़ बीन पुट ऑन द प्लेस। बट मुद्दा ये कि जापान के अंदर जो जनता है वो काफ़ी सारी संख्या में प्रोटेस्ट भी कर रही है। तो ये चीज़ है। हमारे देश से भी नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, यूएस से वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस वहाँ पे पहुँचेंगी, वियतनीज प्रेसिडेंट आएंगे, इस तरीके से और भी बहुत जगहों से अलग अलग लोग जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली न्यूज़ है, टीम गहलोत इन द रॉन्ग सेज कांग्रेस, सीएम डिनाइज रोल इन रिवॉल्ट। देखो, कांग्रेस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, पर कांग्रेस खुद टूट रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। देखो, पॉलिटिकल पार्टी आप किसको भी फेवर करते हो, किसी भी देश में ना एक अच्छी अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेट पावर्स करप्ट, ये जो स्पाइडरमैन का वो है ना कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट लाइफ में ना क्या होता है आप देख लेना कि बहुत ज़्यादा पावर जो है ना वो करप्ट कर देती है। तो प्रॉब्लम ये कि कोई भी सरकार हो, चाहे ए नाम की सरकार हो, चाहे बी नाम की सरकार हो, चाहे सी नाम की सरकार हो, देयर शुड बी सम कॉम्पिटिशन। अगर सिर्फ विराट कोहली इकलौते खिलाड़ी रहेंगे इंडिया टीम में, बाकी सब बेकार होंगे, तो फिर तो पूरी इंडिया टीम कैसी भी चलती रहे, विराट कोहली विल बी द किंग, वो जो चाहेंगे वो होगा। रवि शास्त्री जी को बनाया ही था कोच। तो वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब और भी प्लेयर्स कंपटीशन देंगे, सूर्य कुमार यादव आएंगे, रोहित शर्मा भी अच्छा खेलेंगे, कोई और नया प्लेयर आ रहा है, हार्दिक पांड्या भी अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बंदा टीम नहीं जिता रहा है, तो फिर सबकी सुनी जाएगी, सबको वैल्यू मिलेगी। तो ये वाली चीज़ होती है। तो ऑपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन डेमोक्रेसी, जो कि अभी धीरे धीरे कांग्रेस के आप अंदर हालात देखो तो लग रहा है कि ख़त्म ही हो रही है। इसका मुझे एक कारण और लगता है, देखिए मैं अपना पर्सनली ओपिनियन देता हूँ। देयर वॉज अ टाइम कांग्रेस में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स होते थे, कपिल सिब्बल एंड ऑल, पर वो वाला जो पूरा बैच था ना उसमें से बहुत सारे लोगों को, जब आपकी एनडीए की सरकार थी उसमें से बहुत सारे लोगों पे ना यूपीए की सरकार थी, तो उसमें से बहुत सारे लोगों का ना आपने ये देखा था कि करप्शन के चार्जेस लगे थे, चीज़ें लगी थी, और यंग लीडर्स को इन्होंने जो है ना एंट्री नहीं करी, पुराने ही वही लोग रह गए, वही चीज़ें रह गई। तो अभी जैसे आप गुलाब नबी आज़ाद का एक न्यूज़ पढ़ेंगे आज, तो इस तरीके से मतलब देखने को मिल रहा है कि पुराने लीडर्स जो है ना वो फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहे हैं। अब जैसे सचिन पायलट हैं, ही इज़ अ गुड लीडर। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जिन्होंने बाद में बीजेपी को जाना। ये देखो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, इट जस्ट कि आपको कुछ पता होना चाहिए, तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो ही वॉज अ वेरी गुड लीडर। पर ये सब आगे नहीं आ पा रहे थे, तो फिर लोग ना स्विच करने के अलावा ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो वाली प्रॉब्लम हो जाती है। इटली में न्यूज़ आ रही है, ग्रेजी इटालिया जो है, शी इज़ द न्यू हेड ऑफ इटली। इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है इटली में इलेक्शन जीत गई है।
आप लोगों का होमवर्क है इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पे इटली को इनको एक राइट विंग पार्टी बोलते हैं। मैंने शायद आपको कभी बताया भी है कि हम राइट विंग लेफ्ट विंग ये कैसे क्या बोलते हैं। तो देखो एक्चुअली होता क्या था ना कि पहले ऐसा बोला जाता है कि राजा जो है इंग्लैंड में जो आपके राजा बैठते थे, तो वो राइट साइड में जो लोग बैठते थे उनके वो उनकी तारीफ करते थे, और जो लेफ्ट साइड में बैठते थे, ऐसा मैंने एक टीचर की क्लास में सुना है, कितना सच है कितना गलत है ये नहीं पता है, पर मैंने अपनी क्लासेस अटेंड करते टाइम पे हिस्ट्री की सुना था, एक टीचर ने हमें बताया था कि राइट साइड में जो बैठते थे ना वो तारीफ करते थे, और जो लेफ्ट साइड में बैठते थे ना क्रिटिसाइज करते थे। तो इसी तरीके से फ्यूचर में नाम पड़ गया कि राइट विंग लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग का पता है ना आपको कि मतलब प्रॉपर सबको इक्वालिटी और इस सब तरीकों की चीज़ों पे बात करते हैं। राइट विंग का थोड़ा अपना नेशनलिज्म एंड ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये है पूरा मामला। तो दिस इज़ इट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज़ाद फ्लोट्स पार्टी वोव्स इट विल बी डेमोक्रेटिक एंड इंडिपेंडेंट इन डिसीजन। तो जैसा कि आपको पता है, हमने जब गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ा था तब भी एक अनुमान लगाया था कि नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे, तो वो यहाँ पे हुआ है। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, जम्मू में इन्होंने लॉन्च करी है। ठीक है। सेंटर पुश फॉर नेविक आईसी सिस्टम लैंड्स स्मार्टफोन जायंट ऑन अननोन रूट्स। देखो क्या है, आज की डेट में आप जितने भी स्मार्टफोन खरीदते हो, चाहे जैसे कि ये एप्पल है, ठीक है, तो एप्पल का इसमें अपना जीपीएस भी होता है और गूगल वाला जीपीएस भी इसमें चलता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द जितने भी एंड्रॉयड हैं, एप्पल फ़ोन है, iOS हैं, जो भी आप लेते हो सब में जीपीएस ही आप देखते हो। हमारी गवर्नमेंट जो है ना, उन्होंने नेविक बनाया है, आपको पता है। तो नेविक को डालने की डिमांड करी जा रही है कि भैया इन स्मार्टफोन्स में नेविक डालो, इंडिया के लिए नेविक डालो, नेविक से ही चीज़ें चलेंगी। तो उसके लिए फिर क्या होगा ना, इन मोबाइल जो भी ये कंपनीज हैं इनका हार्डवेयर कॉस्ट बढ़ेगा या फिर इनको रिनोवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो वाली चीज़ है। नेविक क्या है? नेविक देखिए, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, ये हमारी इसरो ने बनाई थी, काफ़ी समय पहले न्यूज़ में भी था। जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा नेविक के बारे में और जान लेते हैं। तो ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ऑल्सो नोन एज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS इज डेवलप्ड बाय इसरो, जिसको हम नेविक भी बोलते हैं। ठीक है। ये 1500 किलोमीटर हमारे बॉर्डर्स के आसपास का एरिया सब कुछ कवर करेगा। इसमें दो टाइप की सर्विसेज हैं, एक है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जो कि हर यूज़र को मिलेगा, रिस्ट्रिक्टेड सर्विस जो कि कुछ ऑथराइज यूजर्स को ही मिलेगा। इसमें 7 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं। 4 सैटेलाइट्स आर इन इंक्लाइन जियो सिनोक्रोनस ऑर्बिट, GSO एंड GEO। अब आपको देखो मैं डिफरेंस बता देता हूँ इन ऑर्बिट्स के बीच में। ये वाला जो आप देख रहे हो ना रेड वाला, इसमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इसको बोलते हैं, और ये जियो सिनकोरस ऑर्बिट बोला जाता है। ठीक है। आप देख सकते हो कि एक जो है थोड़ा सा ओवल टाइप से रोटेट होता है और एक जो है बिल्कुल सीधा रोटेट होता है। हमने मैरी गो राउंड देखे ना झूले, तो एक तो बिल्कुल सीधा रोटेट होने वाला होता है और एक आपने देखा तिरछा वाला होता है। तो ये अंतर है इसमें। ठीक है। अब उसमें फिर ट्रैवल टाइम का भी, डिस्टेंस का भी आ जाता है। तो ये है। तो 4 सैटेलाइट्स है आपकी जियो स्कोरस GSO में, GSO आपका ये है और इसमें 3 है। ठीक है। इसके अलावा इंडिया बिकेम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इट इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड बाय IMO। IMO एक अपने आप में संस्थान है, उसके बारे में किसी और दिन देख लेंगे। इसके अलावा जो 3 कंट्रीज हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है IMO के द्वारा, वो है US, रशिया एंड चाइना। GPS US की है, 1978 में इनिशिएट करी गई थी एंड ग्लोबल कवरेज जो है 1995 से इसमें आ गया है। यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स एंड गवर्नमेंट के द्वारा इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। देखो मैं आपको सॉफ्ट पावर का कल एक आर्टिकल डिस्कस किया था ना, GPS इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट पावर। हम एप्पल यूज़ कर रहे हैं, कहाँ का है? US का है। हम GPS यूज़ कर रहे हैं, कहाँ का है? हम गूगल यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से बना है? तो ये सब सॉफ्ट पावर है। फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब भी एक एग्जाम्पल है सॉफ्ट पावर का। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो ये जो है रोस्कोमोस के द्वारा बनाया गया है, रशियन एजेंसी के द्वारा। ऑपरेशनल जो है 1982 में हुआ था। 24 सैटेलाइट्स के आसपास जो है इसमें चीज़ें हैं। 2011 में इसको रिनोवेट किया गया था। गैलीलियो जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अपना सैटेलाइट सिस्टम है, 2005 में इनिशिएट किया गया था और प्रोवाइड ग्लोबल कवरेज जो है करीबन 30 सैटेलाइट्स का यूज़ करके इन्होंने कहा कि 2020 तक हम करेंगे, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा फंक्शन में नहीं आया है। फिर है QZSS क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम एंड इट्स बिलोंग्स फ्रॉम जैपनीज गवर्नमेंट
फोर्थ सैटेलाइट रीजनल टाइम ट्रांसफर सिस्टम है, ट्रायल बेसिस पे जनवरी 2018 से अवेलेबल था। आपको डेट वेट भी इतनी याद ना रहे, लेकिन नाम पता होना चाहिए कि ग्लोनास कहाँ का है, गैलीलो कहाँ का है, QZSS कहाँ का है, GPS कहाँ का है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इंडिया का क्या है, नेविक है। वीडियोज ऑन 10 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक फॉर हेट स्पीच, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया है। किस चैनल पे क्या किया है, क्यों किया है वो मत जानो, किस प्रोविज़न के थ्रू किया है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के तहत जो है यहाँ पे इनको बैन किया है, ठीक है, ब्लॉक किया है। इम्पैक्ट ऑफ ड्रग माफिया ऑन यूथ पोजेसेस ग्रेव सिचुएशन से सुप्रीम कोर्ट इन सू मोटो हियरिंग। सू मोटो हियरिंग का बेसिकली मतलब होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी मुद्दे को खुद से सुनने लगती है। इस मुद्दे को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेने के बाद गवर्नमेंट को काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उनसे जवाब मांगा है। शोएब आलम ही इज़ एन एडवोकेट, तो ये जो है ये एमिकस क्यूरी अपॉइंट किए गए हैं। एमिकस क्यूरी को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट भी बोला जाता है। Amicus curiae is an individual or organization who is not a party to a legal case but who is permitted to assist a court by offering information, ठीक है। तो ये हमने जाना। इसका पूरे रिपोर्ट का जो नाम रखा जाएगा ना, जो सू मोटो केस का जो पूरा टाइटल रखा गया है ना, वो ध्यान रखना, इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। इन रीमेनेंस ऑफ ड्रग माफिया नेटवर्क ऑपरेटिंग इन द कंट्री, यहाँ पे आपको ये नाम मिल जाएगा। PDF मैं अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लेना। अभी बीच में PDF डालना बंद कर दिया था, अभी फिर से वापस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें जो है कुछ दिक्कत आ रही थी, सेव नहीं हो पा रही थी, बट अब आपको वापस से डालनी शुरू कर देंगे। कुछ वर्ल्ड अफेयर्स देख लेते हैं। US साउथ कोरिया बिगेन नेवल ड्रिल्स आफ्टर नॉर्थ बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट। तो बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, मैंने आपको वैसे सब पहले बता रखा है, जो इस तरीके की ट्रैजेक्टरी लेती है, इसको बोलते हैं क्या, बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें जो है आपका रॉकेट इंजन यूज़ होता है। दूसरी जो होती है वो आपकी होती है क्रूज मिसाइल, जो पहले यूं तरीके से चलती है, फिर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है, फिर टारगेट को हिट करती है। रडार की पकड़ में जल्दी आ जाती है बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि इसका जो ट्रैजेक्टरी है हाई होता है। इंडिया में क्रूज मिसाइल का एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ब्रह्मोस मिसाइल, और इसमें जो इंजन यूज़ होता है वो जेट इंजन होता है, ठीक है। ये पैराबोलिक स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके का नहीं होता है। तो ये दोनों में अंतर समझा, ये यहाँ पे ये चीज़ हुई है, ठीक है। इसके बाद पुतिन ग्रांट स्नोडेन रशियन सिटीजनशिप। तो इनका नाम आपका क्या है, स्नोडेन। स्नोडेन कौन है, एडवर्ड स्नोडेन, ये विसिल ब्लोवर हैं। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं US के जो उल्टी सीधी US करता था उसके अगेंस्ट में बताई थी, तो उसके बाद US इनको पकड़ने के पीछे पड़ा हुआ था, तो रशिया ने इनको अपने आप पे असाइलम दिया हुआ था। अब उसके बाद जो है इनको पूरी सिटीजनशिप रशिया की दे दी गई है। ईरान अरेस्ट मोर देन 1200 एज प्रोटेस्ट रेज। तो ये एक नई चीज़ ईरान में देखने को मिल रही है कि प्रोटेस्ट जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है, और ये जो है बहुत मैसी लेवल पे जा सकता है पूरा का पूरा मूवमेंट। लेट्स सी कि ईरान में क्या होता है। वहाँ की जो मॉरल पुलिस है ना, पहले तो उसको बंद कर देना चाहिए भाई। वो सिर्फ घूमती है कि आपने कपड़े अच्छे से पहने ही नहीं पहने, वो भी वुमेंस को। कपड़े से मेरा सेंस है हिजाब और ये सारी चीज़ें। क्यूबा इज़ द नेक्स्ट कंट्री जो बन चुकी है सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने वाली। इन्होंने एक रेफरेंडम के थ्रू इस चीज़ को अलाउ कर दिया है। इससे पहले मुझे बताओ कि कहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी, किस तरीके की चीज़ें हुई हैं, जल्दी बताओ। ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्री है वो आज की डेट में, मतलब ब्रिटिशर्स ने कभी वहाँ पे राज किया था। तो ये आज गाइस हमने सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, काफ़ी सारी न्यूज़ देखी हैं हमने, जो नेविक है इसके बारे में जाना, और भी जगहों की जो सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में जाना, ग्रेजी इटालिया के बारे में जाना, थोड़ी सी पॉलिटिकल चीज़ें भी आज देख ही ली गई हैं, है ना। ऑल्दो डिस्कस नहीं करना चाहिए, पर तब भी आपको कुछ पता रहे पॉलिटिक्स का, ये कोशिश रहती है मेरी। शिंजो आबे डिवाइडेड जापान, ये वाला पूरा आर्टिकल देख लिया कि क्या हो रहा है वहाँ पे। और यही था हमारा आज का सेशन यार। इन कोर्सेज में आप चाहें तो इनरोल कर लीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना।